आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 लूप्स के नाम से। ठीक है बेटा, और इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं बेटा। जो लोग ऑनलाइन है बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास है लूप्स वाला? यस सर। ठीक है, जी। अब इसको क्वेश्चन को देखिएगा, मैं परफॉर्म करता हूं बेटा। सो बनाना में रिसीवेबल्स का अकाउंट है बेटा, बैड डेट्स के एक्सपेंस का अकाउंट है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो अलाउंस का अकाउंट है वो हमें प्रिपेयर करना है। सो वो क्या कह रहे हैं इसमें, कहते हैं द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग 31 दिसंबर 2011, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। सो इसका मतलब ना अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस होगा, ना आपके पास आपके रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस होगा, दोनों ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, सो वो कहता है कि लूप्स मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 200,000 एंड रिसीव्ड 1,50,000 फ्रॉम हिज क्रेडिट कस्टमर्स। At the end of the year, he decided to write off Ludmila's debt of rupees 8,000. Make a specific provision for Joseph's debts totaling rupees 3,500 and create a general allowance of 5% on remaining credit receivables. तो पहले साल से रिलेटेड ये आपके पास उसने आपको इंफॉर्मेशन दी, इसको हमें प्रोसेस करना, प्रोसेस करके इसको हमने इन तीनों अकाउंट्स के बीच में इन चीजों को रिपोर्ट करना है। बेटा बात को अंडरस्टैंड करें, प्लीज फोकस कीजिएगा। ज्यादा कोशिश इस वक्त आपने चीजों को समझने के लिए करनी है। एट द एंड इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, घर में जाके आराम से इस क्वेश्चन को अपने पास अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। सो व्हाट वी नीड दैट इज रिसीवेबल्स अकाउंट, रिसीवेबल्स अकाउंट। ठीक है बेटा, अब रिसीवेबल्स के अकाउंट में सबसे पहली बात, मेरे पास इसका 1 जनवरी 2011 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्योंकि ये नया बिजनेस है, पहला साल है, ब्रॉट डाउन बैलेंस नहीं होगा। जानबूझ के लिखा कि आपने इस चीज को अंडरस्टैंडिंग में रखना है कि ब्रॉट डाउन बैलेंस ने आना जरूर था, लेकिन इसलिए नहीं आया कि फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, आपके पेपर में ऐसा नहीं होगा। सॉरी बेटा, सर वीडियो स्टॉप हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा आ गई है। यस सर। अच्छा, सो मेरे पास ब्रॉट डाउन बैलेंस इसका नहीं है, ठीक हो गया, लेकिन सेल्स है। अब सेल्स उसने मुझे यहां पे रिपोर्ट की है, कहते हैं पहले साल में 200,000 की सेल्स हुई, आपको कैश मिली 1,50,000, और आपके पास बैड डेट्स हुए 8,000। सो इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2011 जो कैरी डाउन फिगर है वो 42,000 की। यही 42,000 मेरे पास नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन। आपको ये बात समझ में आई बेटा? सो 1 जनवरी 2012 बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000। क्लियर? अब अगली बात, वो कहते हैं यार मुझे अलाउंस का अकाउंट बना के दिखाओ। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इसका अकाउंट
ठीक है बेटा, तो बैड डेट्स, और इसके साथ साथ मुझे बैड डेट्स का जो एक्सपेंस अकाउंट है वो भी बना के दिखाओ। बेटा क्लियर है ये बात? अब अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2011 ब्रॉट डाउन इसने ड्यूरिंग दिस ईयर 8000 के एक्चुअल बैड डेट्स हुए। जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं बेटा वो मुझे बैड डेट्स के अकाउंट में लिखने हैं 8000। अब सिर्फ एक चीज रहेगी, व्हाट वी नीड, दैट इज क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग अलाउंस। आप क्लोजिंग अलाउंस 31 दिसंबर 2011 कैरी डाउन वर्किंग वन। क्लियर है बेटा? अच्छा भाई, अब वर्किंग वन में क्या करूं? यहां पे उसने मुझे बताया कि जो मेरे पास टोटल डेटर्स हैं वो कितने के हैं, 42,000 के। दिस वन ये मैंने खुद कैलकुलेट किए, उसने नहीं दिए। मुझे क्लोजिंग डेटर्स के लिए डेटर्स का अकाउंट चाहिए होता है। अगर क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे तो इस अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें। सो इस 42,000 में से उसने मुझे ब्रेकअप दे दिया। उसने कहा भाई सुनो, 3500 पर तुमने स्पेसिफिक अलाउंस लेना है, और जो बाकी बच रहा है 38,500 इस पे तुमने जनरल अलाउंस लेना। जनरल का रेट दे दिया, कहता 5%। अच्छा, स्पेसिफिक का रेट नहीं दिया। जब स्पेसिफिक का रेट मेंशन नहीं होगा तो समझ जाना 100% अलाउंस। इसका मतलब इस पर 100% ले लो और इस पर 5%। सो ये 3500 और ये 1925 टोटल बेटा। अब ये जो 5425 है यहां रिपोर्ट कर दो। यही मेरे पास बेटा, यहां देखना, इट इज 31 दिसंबर 2011 बैड डेट्स बीडी 5425 5425 बेटा क्लियर है? यही 5425 अलाउंस में के नाम से बैड डेट्स में टोटल 13,425। सो 31 December 2011 your profit and loss 13,425। बेटा क्लियर है? जो लोग पीछे बैठे नजर आ रहा है बेटा? अब बेटा अलाउंस 1 जनवरी 2012 ब्रॉट डाउन, यही सेम फिगर 5425 ब्रॉट डाउन। मैंने ब्रॉट डाउन इसको नहीं किया, इसको किया। बेटा क्लियर है? नाउ सेकंड ईयर कहता है ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग ही मेड सेल्स ऑन क्रेडिट 300,000। ठीक है, इसका मतलब सेल्स कितनी हुई? 300,000। साथ ही कहता है and received cash of rupees 2,80,000. He got the cash of 2,80,000 from his receivables. ठीक है, so you got cash of 280,000. But what he said, कहता है including in this cash is rupees 4,000 that is collected from Ludmila. You got it? आपने उससे ये 400,000 की कलेक्शन की है, इट इज बैड डेट रिकवर्ड।
व्हाई इट इज बैड डेट रिकवर्ड? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी, अगर आप इसको देखेंगे तो 8,000 को हम राइट ऑफ कर चुके थे पिछले साल में, लेकिन 4,000 की रिकवरी हुई. सो दिस इज बैड डेट रिकवर्ड. सो इफ इट इज बैड डेट रिकवर्ड, तो यहां पे क्या लिखूंगा बेटा? बैड डेट्स. और बैड डेट्स की क्रेडिट पर बेटा रिसीवेबल्स 4,000. ठीक है. सॉरी बेटा, फिर कौन हो? क्या नाम है बेटा तेरा? साथ बेटा. पहली बात, पेपर की अटेम्प्ट के लिए पहली चीज, अदर देन दिस आपके पास अपने जहन में और अजम्पशंस पे मत जाओ. इरिटेशन पे नहीं जाना, क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जाना. दूसरी बात, ये नहीं हो सकता. अगर आप देखेंगे उसने क्लियरली मेंशन किया है कि 4,000 किससे कलेक्ट किया है. पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है. इधर इधर बोर्ड पे देखो. कहता है एंड रिसीव्ड कैश ₹2,80,000 इंक्लूडेड ₹4,000 फ्रॉम लुडमिला. ऊपर देखो यहां पे इसी का 8,000 का जो डेट था वो आपने क्या किया था? राइट ऑफ किया. अभी उसी में से 4,000 कलेक्ट हो रहे हैं. ठीक हो गया. चलो समझ लगी बात? नहीं बेटा ठीक है, अभी समझ में आ गया है तो ठीक है. दूसरी बात, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, मुझे रोक के उसके बारे में बताओ नहीं समझ में. ठीक है, अगले लेवल पे चलो. ये हो गया. अब क्या कहता है? कहता है भाई इसके बाद वो कहता है कि एंड ही डिसाइड्स टू राइट ऑफ जोसेफ डेट. कहता है जोसेफ के डेट को खत्म करना है. जोसेफ जिसकी स्पेसिफिक प्रोविजन ली हुई थी, अब उसकी सेटलमेंट आ गई. सेटलमेंट क्या? राइट ऑफ करो, खत्म करो, बैड डेट हो गया. अब अगर ये बैड डेट हो रहा है, अगर ये बैड डेट हो रहा है बेटा, तो मुझे क्या करना है? इसको जज करो. इसका मतलब ये वो डेटर है जिसकी आपने इससे पहले स्पेसिफिक प्रोविजन ली थी. तो बैड डेट्स, एक्चुअल बैड डेट से क्या कर दो बेटा? रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दो. इसकी जो स्पेसिफिक प्रोविजन ली है उसको डेबिट कर दो. अब लकीली बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों सेम. तो आप देखिएगा प्रोविजन 3,500 से डेबिट, रिसीवेबल 3,500 से क्रेडिट. कोई डिफरेंस नहीं था, ना कोई डेबिट में डिफरेंस है, ना कोई क्रेडिट में डिफरेंस. पुत्र बात समझ में आ रही है? एंट्री समझ में आई? सो प्रोविजन या अलाउंस 3,500 से डेबिट, रिसीवेबल 3,500 से क्रेडिट. पुत्र समझ लगी बात या नहीं? नहीं बेटा ठीक है. यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि आपके पास आप यहां पे बैड डेट्स नहीं लिख सकते. ठीक है. नाम क्या बेटा तेरा? फलार. पुत्र मुझे लग रहा है आप सिंगल अकाउंट के अप्रोच से चल रहे हैं. सिंगल अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा तो फिर मुझे हमें बैड डेट्स ही लिखने हैं. आपने इससे पहले भी एक दफा मुझसे क्वेश्चन किया था, उसमें भी सिंगल अकाउंट अप्रोच है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हमारा एग्जामिनर हमसे सिंगल अकाउंट अप्रोच नहीं चाहता, वो मुझसे डबल अकाउंट अप्रोच पे लेके जाता है. आखिर में प्रॉफिट और लॉस का आंसर दोनों अप्रोचेस में सेम आता है. लेकिन एक बात समझना, एग्जामिनर अगर आपसे डबल अकाउंट चाहता है तो फिर वो डबल अकाउंट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर नहीं चाहिए, उसको डबल अकाउंट की अप्रोच चाहिए. तुम्हारा आंसर गलत भी हो जाए, अप्रोच ठीक होगी, पास कर देगा. आंसर ठीक है, उसको अप्रोच करने का रास्ता गलत है, नहीं माने. बेटा मेरी बात को फॉलो करें. ठीक है. तो बेटा अगर स्पेसिफिक प्रोविजन आपने ली हुई है इससे, अब अगर आपके पास आपका इस जगह के ऊपर आपका ये बैड डेट्स में आता है, तो बेटा बैड डेट्स को नहीं डेबिट करना, प्रोविजन को डेबिट करें जो आपकी स्पेसिफिक प्रोविजन थी. और आपने क्रेडिट किसको करना बेटा? रिसीवेबल्स को. यू गॉट इट? हाँ, फिर हमें बैड डेट्स को डेबिट करना. ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हमने पहले प्रोविजन को खत्म करना है. तो प्रोविजन आपके पास डेबिट हो गई,
रिसीवेबल्स क्रेडिट हो गए, अलाउंस डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट, 3500 देयर इज नो डिफरेंस। इसका मतलब यहीं पे एंट्री कंक्लूड हो गई। अब बैड डेट के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल खत्म करें ना बेटा। कॉन्ट्रा एसेट है, जब आपके पास आपका एसेट इंक्रीज होता है तो बेटा क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसका कॉन्ट्रा अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सो प्रोविजन को एलिमिनेट करने के लिए हमने यहां पे क्या करना है बेटा, प्रोविजन को डेबिट कर देना। नहीं नहीं, पहली बात, ये 3500 लास्ट ईयर में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हो। अब दोबारा से बैड डेट्स लिखूंगा तो अगले साल में फिर एक्सपेंस आ जाएगा। बेटा बात समझ में आ रही? हाँ ये जरूर है कि 3500 आपने प्रोविजन ली थी, बैड डेट्स 4000 के हो गए, तो 500 जो नहीं आपके पास अनप्रोवाइडेड एरिया था वो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो लकीली आपके पास है ही टोटल डेट 3500 से आपके पास, आपने उसको पहले 100% प्रोवाइडेड फॉर, ऑल्दो कि आपने बैड डेट में कन्वर्ट नहीं किया हुआ था, लेकिन आपने उसकी पूरी की पूरी प्रोविजन 100% ले ली थी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ये देखो, और ये 3500 आपके प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पे जा चुका है। कैसे? आप देखिएगा यही 5425 आप बैड डेट्स में ले गए, उसमें आपने एक्चुअल बैड डेट्स भी लिए, उस पे आपने 100% ये स्पेसिफिक प्रोविजन भी ली और 5% की जनरल प्रोविजन भी लेके सारे 13,425 को लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2011 के प्रॉफिट एंड लॉस में ले चुके। अब अगले साल में इस 3500 से ज्यादा फिगर हुई तो वो लेंगे, इस 3500 से कम फिगर हुई रिवर्स करेंगे। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा बेटा यहां तक बात समझ में आ गई। एंट्री क्या बेटा, अलाउंस डेबिट 3500 से, रिसीवेबल्स क्रेडिट 3500 से, इज इट क्लियर और नॉट? अब पोस्टिंग देखो, इसका मतलब कि मैं यहां आऊंगा और यहां पे रिसीवेबल्स लिखूंगा 3500 और रिसीवेबल्स के अकाउंट राइट अप सर करना ना बेटा। जी बेटा, सर बुक वाला ना ये वाली पोस्टिंग मिस कर देता है, इस क्वेश्चन में भी मिस की हुई है और होमर वाले क्वेश्चन में भी इसने मिस की हुई थी ये वाली पोस्टिंग, रिसीवेबल वाली अलाउंस के अकाउंट में। कौन सा बेटा, कौन मिस कर रहा है बेटा? बुक वाला जो अब खुद सोल्यूशन वो देता है। और बाढ़ में गया यार, ऐसे करना है। मेरी बात समझ में आ गई? ओ भाई मेरी बात समझ में आ रही है? यही तो वो इश्यूज है जिनके ऊपर यस तुम्हें कहा सर। कि हर क्वेश्चन का तुम्हारा अपना सोल्यूशन होना चाहिए, हर न्यूमेरिकल का अपना सोल्यूशन होना चाहिए। ये एक जगह पे मिस करेगा, अगले में नहीं मिस करेगा, अगले में लिखेगा मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं इसको वो ऐसे करूं या ऐसे करूं, तो इसलिए मुझे एक स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन को अपने पास बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यस सर। बुक नहीं, उसका सोल्यूशन नहीं, ये सोल्यूशन। ठीक है बेटा, उसके बाद फाइनली वो क्या कहता है, कहता है यार अब जो बाकी बैलेंस आपके पास है, वो कहता है क्रिएट अ स्पेसिफिक अलाउंस अगेंस्ट 50% ऑफ द टोटल डेट ऑफ 6000। अब अलाउंस पे आ गया, तो उसके लिए मुझे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। तो बेटा ये फिगर मेरे पास क्या आ गई, 3,46,000 माइनस करो बेटा। सो 31 December 2012 carried down 62,000। ठीक हो, यहां तक क्लियर है? अच्छा बेटा, अब क्या करूं? कहते हैं सिर्फ टोकन का एक डेट है 6,000 का, उसके लिए 50% का अलाउंस बनाओ और जो रिमेनिंग है उस पर 8% का अलाउंस। तो बेटा वर्किंग टू टोटल क्या बेटा,
62,500, इसमें से 6,000 का 50%, और जो बाकी रिमेनिंग है 56,500, इसका 8%, ये बन गया 3,000। और बेटा इसको देखो, 45 20 आएगा, 4520, 7,520। क्लोजिंग बैलेंस बेटा 31st December 2012, carry down working 2, 7,520. So 1020. Let's करो बेटा 31st December 2012, bad debts में 5,595। अब बेटा यहां देखना, इधर बेटा इधर मेरे पास अलाउंस से फिगर आई 5,595। So 31st December 2012, profit and loss 159। ठीक है बेटा, लास्ट कहता भाई 1st January 2013 brought down 6,500, कहता है क्रेडिट सेल हुई कितने की, 5 लाख। कहता भाई तुमने 4 लाख की कैश कलेक्ट, 4 लाख की कैश कलेक्ट, उसके साथ क्या हुआ, चोकिन जो स्पॉटलाइट में आ गया था, जिससे तुमने यहां पे 3,000 की प्रोविजन बनाई थी, अब इसके ऊपर स्पॉटलाइट लगी हुई है। चोकन को देखो यार पैसे दे रहा नहीं दे रहा, चोकन ने 6,000 रुपए का चेक दे दिया, पूरे पैसे दे दिए। मेरी बात को फॉलो करें। इसका मतलब कि ये पैसे आपको चोकन से मिल गए, तो यार उसकी तुमने 3,000 की प्रोविजन बनाई हुई थी, 3,000 की प्रोविजन बनी हुई थी ना बेटा, उसने तो पैसे दे दिए। अब अगर उसने पैसे दे दिए तो मुझे इसको क्या करना है बेटा, रिवर्स करना। रिवर्सल की एंट्री क्या है बेटा, अलाउंस को डेबिट करना पड़ेगा ना, रिसीवेबल को तब क्रेडिट करता है जब बैड डेट्स होते, अब बैड डेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, रिसीवेबल्स ना, रिसीवेबल्स तब क्रेडिट होते हैं जब बैड डेट्स होते, जैसे वो जोसेफ के वक्त हुआ था, नहीं हुआ बैड डेट्स, पैसे सारे मिल गए, जो पैसे मिले उसकी मैंने एंट्री अलग कर ली, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया, 6,000 यहां। भाई 3,000 की प्रोविजन अब क्या करूं, खत्म होगी ना प्रोविजन, प्रोविजन इसलिए ली थी कि यार ये मसला आ जाएगा, नहीं आया मसला, रिकवरी हो गई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, तो ठीक है, अब मैं क्या करूं, बेटा रिसीवेबल्स जो है वो क्रेडिट होंगे 6,000 से, बैंक डेबिट होगा 6,000 से, वो पहले एंट्री हो चुकी है। अब इसकी जो प्रोविजन आपने बनाई हुई थी मुझे उसको रिवर्स करना, खत्म करना, भाई कैश मिल गई, प्रोविजन 3,000 से डेबिट कर दी, क्रेडिट किसको करूं, बैड डेट्स को, क्योंकि रिसीवेबल्स तो क्रेडिट हो नहीं सकते, बैड डेट हुए ही नहीं, तो पूरे का पूरा 3,000 मुझे अपनी, आप ये कह लें कि बैड डेट्स में ले आना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्या बेटा
इधर बेटा सुनो, एंट्री वही है यार, ओ वही एंट्री है। हमने एंट्री क्या की, हमने अलाउंस को डेबिट किया, हमने रिसीवेबल्स को क्रेडिट किया। अब अगर आपको याद होगा उसके साथ मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी कि अलाउंस हमेशा अपनी फुल अमाउंट के साथ डेबिट होगा, प्रोविजन अपनी फुल अमाउंट के साथ डेबिट होगी, रिसीवेबल्स क्रेडिट होंगे विद एक्चुअल बैड डेट्स, और जो डिफरेंस होगा बेटा वो किसमें चला जाएगा। अब अलाउंस 3000 से डेबिट हो गया तो बैड डेट हुआ ही नहीं, बैड डेट हुआ ही नहीं ना, तो जीरो ही लिखूंगा ना बेटा। तो ये सारे की सारी फिगर 3000 किस में चली जाएगी। तो जब एक अकाउंट के सामने जीरो लिख रहा हूं तो अकाउंट हेड भी नहीं लिखूं, तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरे पास, अलाउंस डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट। तो बेसिकली वही सोर्स एंट्री, उसी को लेके चल रहे हैं बेटा, समझ आ गई बात। बोलो बेटा। हाँ हुआ ना क्रेडिट यार, तो यार ये यहां पर देखो ना क्या हो गया तुम्हें यार, जो 6000 रुपए उसने दिए मैंने क्रेडिट किया ना रिसीवेबल में यार, और करो 3000 से क्रेडिट नहीं, काफी ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं बुरा तो नहीं लगता, जब आपको समझ में नहीं आएगी मैं बुरा लगूंगा, ठीक है। तो जब तक आपको मुझसे एफिलिएशन होती, मतलब थोड़ी सी मोहब्बत का इजहार होता रहता है, उस वक्त तक मुझे एहसास होता है अभी ठीक है, ठीक है। आपको जब मैं थोड़ा सा बुरा लगना शुरू हो मुझे फौरी तौर पे बताइएगा सर अब आप हमें अच्छे नहीं लगते, ठीक है, ताकि मुझे इस चीज के बारे में पता क्योंकि देखो मेरा आपका रिलेशन है, ये स्टूडेंट आपके पास टीचर वाला, तो टीचर के साथ आपकी एफिलिएशन उस वक्त तक बढ़ती रहती है जब तक आपको ना चीजें अच्छी समझ में आ रही, जब टीचर की चीजें अच्छी समझ में नहीं आ रही होती तो बंदा कहता है यार छोड़ यार बस काफी हो गया। मेरी बात को बेटर अंडरस्टैंड करें, तो मैं आपसे ये बातें इसलिए पूछ रहा हूँ कि आईटीआई के बीच में इसके कोर्स को खत्म होने में सिर्फ 2 टॉपिक हैं, एक ये एंड हो चुका है, 2 टॉपिक रहे, 2 टॉपिक के बाद आईटीआई के कोर्स ने खत्म हो जाना प्रैक्टिकली, और 2 टॉपिक का नाम है इन्वेंटरी एंड प्रॉपर्टी प्लानिंग, बाकी सब कुछ इसका मेकअप है। प्रैक्टिकली जो इसके इंजन है ना बेटा वो ये 4 चैप्टर है, एक एक्रूअल प्रीपेमेंट, बल्कि 5 कह लें, एक बेटा प्रीमियम फॉर बैड डेट्स, एक इन्वेंट्री, एक आपके पास आपका प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट और एक करेक्शन अफेयर। ये इसका इंजन है, इस आईटी का इंजन, ये आईटी के पूरे पेपर को लीड करो, ये स्टार्ट रहता है आपके पास। आईटी का पेपर जब प्रोग्रेस में जाता है इन 5 टॉपिक से उसने चीजों को उठाना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, एक्रूअल प्रीपेमेंट एक टॉपिक, प्रूवियन दूसरा टॉपिक, इन्वेंटरी तीसरा टॉपिक, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट चौथा टॉपिक, करेक्शन ऑफ एरर पांचवा टॉपिक। 2 टॉपिक बाकी हैं, इन्वेंटरी एंड प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। वंस दिस हैज बीन डन, ये समझ लीजिएगा कि ये वो पॉइंट है कि जहां से अब इसने अपना स्टार्ट, अब इसका ये इंजन जो है आपके पास अपनी असेंबली से कंप्लीट हो चुकी है, अब ये आईटी को चलाएगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, बेटा क्लियर है। तो इसलिए प्लीज जहां पर आपको समझ में ना आए मुझसे रोक के पूछो, आपका सवाल आपके माइंड के मुताबिक कितना ही अजीब सा क्यों ना हो, आपको इस चीज के बारे में ये एहसास ही क्यों ना होता हो कि मैं ये सवाल करूंगा बाकी हंसेंगे, हंसने दो, आज इनको हंसने दो, इनको उस वक्त ना हंसने देना जब पेपर क्वालिफाई ना हो। इसलिए अपने क्यूरीज को यहां से लेके जाना नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। आगे चलूं यहां से, क्यों देखो ना, चौकन से आपने 6000 रुपए लेने थे, पूरे दे दिए पैसे, तो बैड डेट्स तो वही नहीं ना, यहां पर तो एक्चुअल बैड डेट्स आते हैं ना पुत्र, तो बैड डेट नहीं है, इसका मतलब अलाउंस तो डेबिट होगा क्योंकि डेटर सेटल हो गया, अब अलाउंस को खत्म करना मजबूरी है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अच्छा इसकी एक और एंट्री लिख के दिखाता हूं जिसकी कंपाउंड एंट्री, असल में 2 एंट्री, असल में ना इसकी ना 2 एंट्रियां थी, एक वो है जिसमें आपने कैश रिसीव, वो एंट्री क्या होती थी बेटा, उसमें कैश बैंक को डेबिट करते थे और
रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर। अब इस बंदे ने आपके मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए देने थे, इसने आपको 2,000 रुपए दिए। तो पहले एंट्री में मैं क्या करूंगा, कैश डेबिट 2,000, रिसीवेबल्स क्रेडिट विद 2,000। बेटा मेरी बात समझ में आ रही? बाकी 8,000 को क्या करना है, बैड डेट करना है। अब मैं रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा 8,000 से, अगर कोई स्पेसिफिक अलाउंस लिया तो डेबिट कर दो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, अगर कोई स्पेसिफिक अलाउंस लिया है तो डेबिट कर दो, और जो डिफरेंस होगा बेटा वो किसमें चला जाएगा, बैड डेट्स। और अगर कोई स्पेसिफिक अलाउंस नहीं लिया तो फिर सारी अमाउंट किधर चली जाएगी, बैड डेट्स। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड कर रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, अब इन दोनों को कंपाउंड करो। अगर आप इन दोनों को कंपाउंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसीवेबल ने तो 10,000 से क्रेडिट होना है, क्योंकि रिसीवेबल खत्म हो गया ना बेटा। सर इस तस्वीर बंदे है से वो। इस बंदे से आपने 10,000 लेने थे, ठीक है, और अब इसने पैसे दिए हैं या बैड डेट्स हो गए, इसके बैलेंस को खत्म करना हमारी मजबूरी है। तो 10,000 से रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, फिर कैश कितनी मिली, 2,000 की, कैश 2,000 से डेबिट। एसेट में जब डिक्रीज आता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो रिसीवेबल वाले एसेट में डिक्रीज आया, 10,000 से क्रेडिट कर दिया। कैश वाले एसेट में 2,000 से इंक्रीज आया, डेबिट कर दिया। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इसका एक कॉन्ट्रा जो अलाउंस या प्रोविजन के नाम से, देखो इस एसेट से रिलेटेड वो है या नहीं, अगर वो है तो उसको भी डेबिट कर दो। अब जो डिफरेंस है बेटा, डेबिट साइड पर आए तो तब भी बैड डेट्स में, क्रेडिट साइड पर आए तो तब भी बैड डेट्स। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है, ये इसकी कंपाउंड एंट्री, जो ओरिजिनल एंट्री है इसकी। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो कैश मिल गई उसको अलग रखो, आसानी के लिए ना, अपनी आसानी के लिए। हम कहते हैं सादी सी बात यार, जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं वो रिसीवेबल में क्रेडिट कर दो, जो इसकी प्रोविजन ली भी थी वो प्रोविजन में डेबिट कर दो, पक्की जगह हमने रखी, अपनी आसानी के लिए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, अब देखते हैं यार कि अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो डिफरेंस बैड डेट्स, बैलेंसिंग फिगर। अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो डिफरेंस बेटा बैड डेट्स। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस पर्टिकुलर केस में इस डेटर ने आपको कैश देनी ही 6,000 थी, पूरी की पूरी कैश 6,000 दे दी। अब डेटर क्रेडिट हो चुका है अपनी पूरी अमाउंट से, खत्म होगी बात। अब मैंने इसको भी खत्म करना है, अब इसको मैं खत्म करने के लिए आ रहा हूं। मैंने अलाउंस को 3,000 से डेबिट कर दिया, मुझे क्रेडिट समझ नहीं आ रहा क्योंकि रिसीवेबल में तो सारे पैसे ले लिए, बैड डेट्स हुए नहीं, इससे ज्यादा मैंने रिसीवेबल को तो कम करना नहीं, तो फिर जो आपके पास डिफरेंस है वो बेटा कहां ले जाऊंगा, बैड। सो एक्चुअली मैंने किया क्या है, मैंने कहा यार मैंने गलत एक्सपेंस ले लिया था, मैंने 3,000 का गलत एक्सपेंस ले लिया था। ये तो अच्छा बंदा है, इसने तो पैसे सारे दे दिए, मैंने तो पिछले साल में वैसे ही 3,000 रुपए लेके अपने एक्सपेंस पे कर दिया था, उसको रिवर्स कर दो। सो एक्चुअली इट इज अ रिवर्सल। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ आ रही? सब लोग क्लियर हैं बेटा? ठीक है बेटा, अब इस एंट्री को देखो। अब अगर मैं इसको यहाँ पे फाइन ट्यून करता हूं तो रिसीवेबल खत्म हो गए, इसको निकाल देता, ये ऑलरेडी परफॉर्म्ड। तो अलाउंस और बैड डेट्स की एंट्री में बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, अलाउंस की अकाउंट पे जाके इसको डेबिट पे लिखना पड़ेगा, और बैड डेट्स के अकाउंट में जाके इस 3,000 को क्रेडिट पे लिखना। बेटा ये बात समझ में आई? ठीक है, सो इसका मतलब कि ये जो आपके पास ये वाला सवाल है, दिस वन, इसमें मैं क्या करूं, यहां पे बेटा क्या लिखूं, अलाउंस, नहीं सॉरी बैड डेट्स, ये बैड डेट्स अलाउंस का अकाउंट 3,000, इधर आके बेटा क्या लिखूं, अलाउंस 3,000। सो एक्चुअली इट इज अ रिवर्सल। ठीक है, इसको रब कर सकता हूं, एंट्री को रब कर सकता हूं। अब बेटा स्टार्टिंग पॉइंट वही 1 जनवरी 2013, ब्रॉट डाउन 7,520,
ये हो गया, रिकवरी भी होगी, सब कुछ जो आपने करना था कर लिया। अब आखिरी चीज रहती है बेटा, और कोई चीज तो नहीं, बस यही है। अब कहता है यार बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए, कौन सा बैलेंस चाहिए बेटा? क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। कौन सा रूम है? इनको मेरे पास बताओ। ठीक, उसके ये इस कमरे का इसी चला देना, जिसको ये कह रहे हैं ना। अच्छा भाई, हाँ जी, और कोई चीज आपके पास? पहली बात बेटा सुनने यहाँ पे प्लीज प्लीज। अच्छा मेरी बातों को ना मैं थोड़ा सा इसको ना लाइटर से मोड में करता हूँ, नाराज ना हो। पहली बात ये कि यहाँ पे ना आपको जो आई कैप है ना वो वलायत का कोर्स नहीं करवा रहा, क्या वलीउल्लाह बने डायरेक्टली आपके ऊपर आमद हो रही हो, ऐसा नहीं हो। वो आपको सीए बनाना चाहता है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट देगा। ये कभी नहीं होगा कि वो इन्फॉर्मेशन को हाइड करे। बेटे मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस चीज का सवाल नहीं होगा कभी कि मुझे ये बात पता ना चले। इस चीज का सवाल जरूर है कि यार ये जो चीज तुम्हें पता चल गई इसको करना कैसे। बेटा मेरी बात समझ में आ रही? ये नहीं होगा कि मुझे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ही ना मिल सके कि यार ये था पहले, इसकी प्रूवियन ये थी, अब ये नहीं, ऐसा नहीं। बहुत एक्यूरेटली हर चीज आपके पास अवेलेबल होगी। अब इस क्वेश्चन में भी आप देखें, उसने आपको क्लियरली बताया ये चोकन है। उसने पिछले साल में आपको क्लियरली बताया कि चोकन का 6000 का डेट था जिस पर आपने 50% की प्रूवियन ली थी। उसने क्लियरली बताया कि 6000 का 6000 कैश में रिसीव हो गया। आप देखिएगा कहीं पे कोई एम्बिग्विटी नहीं, कहीं पे कोई हाइडेड चीज नहीं। हाँ, सम टाइम वो चीज को हाइड करेगा लेकिन फिर उसका कोई रिलेशन दे देगा। ये जरूर कर सकता है कि जनाब ये मेरी स्पेसिफिक प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोविजन है 40% की और 8 मिलियन की है। इसका मतलब कि मुझे फौरी तौर पे रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा ये 8 मिलियन है और 40% है उस ओरिजिनल अमाउंट का। सो अगर ये ओरिजिनल अमाउंट का 40% है तो ओरिजिनल अमाउंट कितनी होगी? सो 8 को डिवाइड करूंगा 40% से, मुझे पता चल जाएगा 20 मिलियन। अब फिर ये उसके ऊपर लाजिम है कि आपको बताया कि ये वो फिगर है। अगले सवाल में ये बात जरूर कह सकता है कि जैसे उसने राय ब्रदर्स के लिए कहा था कि राय ब्रदर्स का डेट पूरे का पूरा राइट ऑफ कर दिया, फिर अमाउंट नहीं दी उसने क्योंकि ऊपर रिलेशन दे चुका था, तो वी सपोज टू कैलकुलेट दैट थिंग। लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आप ये कह लें कि क्वेश्चन में लिखा हुआ बूझो तो जाने, नहीं, ऐसा नहीं। आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, आपके पास आपकी सारी चीजें वहां पे आपके पास उसने आपको फर्निश करके दी हुई है। आपका काम सिर्फ ये होगा कि आपने प्रोसेस करके उसको फाइनलाइज कर। तो पुत्र तसल्ली है या नहीं? आगे चलूं? ठीक है बेटा, ये समझ में लगी 3000 वाली बात? ठीक है, यहां से आगे फाइनलाइज करूं, बाकी चीजें कंप्लीट। अब प्रूवियन पे आते हैं। अब मेरे पास यहां पे आप ये कह लें कि टोटल बैलेंस कितना आ गया, 562500। बेटा 31 दिसंबर 2013 कैरिड ऑन 1,56,500, यही है बेटा। लास्ट ईयर कहता भाई एक 50,000 का डेट है, पता नहीं किसका, पीसी किसी का। कहता उसके लिए आपके पास आपको स्पेसिफिक अलाउंस चाहिए, फिर स्पेसिफिक अलाउंस की परसेंटेज नहीं दी। इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा? 100%। अब बेटा अब वर्किंग 3 कहां करूं? ये वर्किंग 1 आ गई, वर्किंग 2 आ गई, यहां कर लेता हूं। ठीक है, टोटल बैलेंस कितना बेटा? ठीक हो गया। इसमें से 50,000 पे 100%,
और बेटा बाकी 1,06,500 पे 8%, ये 50,000 पूरा आ जाएगा। और बेटा इधर देखो 8, ठीक हो गया बेटा। टोटल कितना चाहिए? 5,8,520, सॉरी बेटा ये 5,8,520, 58,520, ठीक है बेटा। सो 31st December 2013 carried on working 3, 5,8,520, total 6,1,520, कितना बेटा? 54,000। सो बैड डेट्स में 54,000, यहां जाओ बेटा अलाउंस से 54,000, हाँ 31st December 2013 प्रॉफिट एंड लॉस 51,000, ठीक है बेटा, ठीक है या नहीं? समझ आ गई बात? बोलो बेटा। लेके जाए लाजम, जल्दी करो पुत्र जल्दी करो। पिक्चर ले लिए बेटा इसकी? ऑनलाइन जो लोग हैं बेटा पिक्चर ले लिए? जी बेटा पिक्चर ले लिया ऑनलाइन वालों ने? यस सर। गुड यार, चलो अब ना इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। और आपका अगला क्वेश्चन जीएनएस वाला, ऑल्दो कि आपने उसकी पिक्चर ली भी है, उसको कंप्लीट समझाता हूं वो होगा कैसे, ठीक है बेटा? चलो बेटा आओ ना जरा बोर्ड रखो।
वो एक मीटिंग इम्पोर्टेंट है बेटा, उसमें कायनात बेटा सर बेटा वो Yes, sir. क्लास ऑफ कर लो, मेरी एक इम्पोर्टेंट सी मीटिंग अभी आ गई है। ठीक है सर अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।